हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे और सब्जेक्ट की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर सब्जेक्ट की वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पे इन्वेजन का मतलब आक्रमण या हमला होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, द बिग क्वेश्चन। चलो उनको रीड करते हैं और उनका मतलब समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन and the rise of dynasties reshape India's political boundaries during this पीरियड। तो इसमें बोला गया है फॉरेन इन्वेजन और न्यू डायनेस्टी के राइज ने इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री को कैसे रीशेप करा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इन्वेजन। इन्वेजन पर इंडियन सोसाइटी ने कैसे रिस्पॉन्ड करा। हाउ डिड इंडियाज इकोनॉमी अडेप्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के समय पर इंडिया की इकोनॉमी ने कैसे एडजस्ट करा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इम्पैक्ट डिड दिस पीरियड हैव ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। और इस समय का लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। तो इनके बारे में हम धीरे धीरे करके इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे। द पीरियड इन दिस चैप्टर and the next is often called the latter part of medieval period of Indian history। ये चैप्टर और जो इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, इसमें जो बात हो रही है वो इंडियन हिस्ट्री के लेटर पार्ट में उसको क्या बोला जाता है, medieval पीरियड। The term medieval, that is between two ages, was originally applied to European history। medieval का मतलब होता है बिटवीन टू एजेस, मतलब दो समय के बीच का दौर। ये शब्द पहले यूरोपियन हिस्ट्री के लिए यूज होता था। रफली फ्रॉम द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर 5th century CE to the Renaissance, Europe cultural revival in the 14th to 16th centuries। यह समय लगभग रोमन एम्पायर के डिक्लाइन का था। 5th सेंचुरी सीई से लेकर रेनेसेंस 14th सेंचुरी सीई से 16th सेंचुरी सीई तक जो यूरोप में हुआ, nurtured by the rediscovery of Greek and Roman art and literature, और जिसमें ग्रीक और रोमन आर्ट एंड लिटरेचर को दोबारा खोजा गया था। इट वॉज वंस थॉट टू मार्क अ डार्क एज बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, बट ऑफ कोर्स यूरोप्स एंड इंडियाज हिस्ट्रीज आर वेरी डिफरेंट। पहले ऐसे माना जाता था कि यह समय मॉडर्न साइंस से पहले का जो टाइम था वो अंधेरे का दौर था, है ना, डार्क एज था। लेकिन यूरोप और इंडिया, है ना, यूरोप और इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो अलग अलग थी। सो अप्लाइंग द सेम टर्म medieval to both is not ideal, and historians do not always agree on which period it covers in India। ठीक है, और इसलिए दोनों के लिए जो मेडिवल वर्ड है उसको यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों की हिस्ट्री अलग अलग है। और जो हिस्टोरियंस भी हैं वो भी इस बात को एग्री नहीं करते कि इंडिया में ये जो टाइम था वो कब से कब का था। वी विल
sometimes have to use the term medieval, but for us, it simply means the period from the 11th to 17th century. ठीक है, हम मेडिवल जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारे लिए कौन सा टाइम है, 11 से 17 सेंचुरी मेडिवल पीरियड है हमारे लिए. In tapestry of past chapters, we have tried to keep as few dates as possible, only those that mark important reference point. जो टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट वाले चैप्टर्स हैं, इनमें हमें बहुत कम डेट्स दी गई हैं, बस वो ही डेट्स दी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी हैं. यू will find it helpful to keep revisiting the timelines in those chapters. उन चैप्टर्स की टाइमलाइन को बार-बार देखना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा. Revisit the maps too, as they will help you visualize the geography that was traversed by army, common people, traders, scholars और spiritual figures. जो मैप है, मैप को आप दोबारा देखो, क्योंकि वो आपको यह समझाने में मदद करेगा कि जो ये आर्मी है, कॉमन पीपल, ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और जो स्पिरिचुअल ये जो लोग हैं, है ना? जो संत होते हैं, ठीक है? वो आपको इसमें ये समझाने की कोशिश करें कि ये सारे लोग किस रास्ते से गए थे. आपको इस पेज के राइट कॉर्नर पे एक वर्ड दिया गया है, तो चलो उसे रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं. टर्किक refers to people, languages, and cultures historically associated with a vast region stretching across Central Asia all the way to Turkey and Siberia. यह शब्द उन लोगों, भाषाओं और संस्कृतियों के लिए इस्तेमाल होता है जो सेंट्रल एशिया से लेकर टर्की और साइबेरिया तक के बड़े इलाकों से जुड़े हुए हैं. Spellings. Because of difficulties in transcribing the Persian script in the Roman script, you will find some alternative spellings in parentheses here and there. पर्शियन को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आपको कुछ वर्ड्स की अलग-अलग स्पेलिंग्स, पैरेंथेसिस ये होते हैं ऐसे, है ना? उसमें मिल सकती हैं. फॉर इंस्टेंस, खलजी और खिलजी are the same. Similarly, we use here now standard spelling of Mughal spelling, but alternatives such as Mughal or Mughal are still sometime used. जैसे खलजी और खिलजी एक ही नाम है, ऐसे ही हम मुगल लिखते हैं, लेकिन कभी-कभी लोग मुगल या मोगुल भी लिखते हैं. A new era in India's journey began in the early 11th century. Invasion from beyond the Hindu Kush mountains reshaped India's political map. भारत की यात्रा का एक नया दौर 11th सेंचुरी की शुरुआत में शुरू हुआ. हिंदू कुश जो माउंटेन्स है ना, उसके पार से आए आक्रमणों ने भारत का राजनीतिक नक्शा बदल दिया, पॉलिटिकल मैप. No doubt India has seen much warfare in earlier periods, but the speed of invasion by people from outside the Indian subcontinent during this period was unprecedented. पहले भी भारत में युद्ध हुए थे, लेकिन इस समय बाहर से जो हमले हुए वे पहले कभी नहीं हुए थे. Many of these invaders were Central Asian, Turkic or Afghan. They were drawn to India not only for her reputed riches and for territorial ambitions, but also often to spread by force of violence if necessary their own versions of their religion.
इसमें से जो कई इन्वेडर्स थे मतलब हमलावर थे, वो सेंट्रल एशियन से के थे, है ना? टर्की के या अफ़गान के। वे भारत की दौलत और ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए आए थे और कई बार अपने धर्म को ज़बरदस्ती फैलाने के लिए भी आए थे। Let us now explore in this chapter the ever-changing landscape of India from the 13th century onward। तो चलिए अब हम इस चैप्टर में 13th सेंचुरी से भारत में होने वाले बदलावों को समझते हैं। आपको इस पेज के राइट कॉर्नर पे एक वर्ड दिया गया है, उसको रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। सल्तनत, a territory ruled by a sultan, a title that some Muslim rulers adopted। एक इलाका जिसे सुल्तान नाम के शासक ने चलाया। सुल्तान वह पद था जो कुछ मुस्लिम शासकों ने अपनाया था। Rise and fall of the Delhi Sultanate। We begin our journey here with the Delhi Sultanate, formed after the defeat in 1192 of King Prithviraj Chauhan, who ruled over parts of northwestern India। हमारी जो जर्नी है वो दिल्ली सल्तनत से शुरू होती है जो 1192 में राजा पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद बनी थी। वे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ इलाकों के शासक थे मतलब रूलर थे। दिस सल्तनत सॉ द रूल ऑफ 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज ऑफ तुर्क अफगान origin, the Mamluks or slave dynasty, the Khiljis, the Tughlakas, the Sayyid and the Lodhis। दिल्ली सल्तनत पर तुर्क अफगान के लोगों ने 5 सक्सेसिव डायनेस्टी पर राज करा, है ना? पहले थे ममलुक्स या स्लेव डायनेस्टी, खिलजीज हो गए, तुगलक हो गए, सैयद्स हो गए और लोधीज हो गए। While certain parts of northern India came under the control of the Delhi Sultanate, neighboring kingdoms such as the Eastern Gangas in the east and the Hoyslas in the southern resisted its advanced। जब नॉर्दर्न इंडिया के कुछ हिस्सों पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हुआ, तब पास के जो राज्य थे, है ना? जैसे ईस्टर्न गंगा इन ईस्ट, होयसलास इन साउथ, उन्होंने क्या करा? विरोध किया। And also emerged as thriving centers of art, culture, and administration। The city of Delhi also amused a bigger role in the political landscape of northern India। ये राज्य कला, सांस्कृतिक और शासन के बड़े केंद्र बन गए। दिल्ली शहर भी उत्तर भारत की राजनीति में ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। The Sultanate period was marked by political instability combined with efforts at territorial expansion। This resulted in military campaigns that raided villages and cities। सल्तनत के समय जो पॉलिटिकल थी वो स्टेबिलिटी नहीं थी, इंस्टेबिलिटी थी और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश भी हो रही थी। इस वजह से सेना ने कई गांव और शहरों पर हमला किया and plundered and destroyed temples and seats of learning। मंदिरों और जो ये शिक्षा के स्थानों को लूटा और तोड़फोड़ की। Successions, the appointments of new sultans were often violent। Almost 2 sultans out of 3 seized power by eliminating the
predecessor so that a sultan's average reign was hardly more than 9 years. ज्यादातर नए सुल्तान हिंसा के जरिए गद्दी पर आते थे। हर 3 में से 2 सुल्तान पहले वाले को हटाकर राजा बनते थे। इस वजह से एक सुल्तान का राज लगभग 9 साल तक ही चलता था। Let's explore. Looking at figure 2.6, why do you think Alauddin Khilji called himself the second Alexander? जो फिगर 2.6 है ना, उसको देखकर तुम क्यों सोचते हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सेकंड सिकंदर क्यों कहा? At the turn of 14th century, Alauddin Khilji conducted military campaigns over large areas of north and central India, sacking and plundering many cities. 14th century के स्टार्टिंग में अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के कई जगहों पर हमला किया और बहुत से शहरों को लूटा और तबाह कर दिया। At the same time, he also repelled several invasions by Mongol forces who were trying to add India to vast Mongol empire. It covered most of Asia at the time. उसी समय उसने मंगोल के कई हमलों को भी रोक दिया जो भारत को अपने बड़े साम्राज्य मतलब एम्पायर का हिस्सा बनाना चाहते थे जो उस समय एशिया के ज्यादातर हिस्से में फैला हुआ था। His slave general Malik Kafur expanded the Sultanate reach southward, conquering several kingdoms on the way. Their plundered wealth helped finance the Sultanate enormous military apparatus. उसका गुलाम सेनापति मालिक कफूर सल्तनत को साउथ की ओर ले गया। उसने कई राज्य जीते और वहां से लूटा धन सुल्तान की बड़ी सेना को चलाने में काम आया। He also attacked a number of Hindu centers such as Srirangam, Madurai, Chidambaram, and possibly Rameshwaram. उसने श्रीरंगम, मदुराई, चिदम्बरम और शायद रामेश्वरम जैसे कई हिंदू जगहों पर हमला किया। What kind of resources do you think were needed to maintain an army and wage war in those days? उस समय सेना को बनाए रखने और युद्ध करने के लिए किस प्रकार के रिसोर्सेज की आवश्यकता होती थी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? Discuss in groups the various types of expenditure involved, from weapons or food for soldiers to animals used in warfare, road construction, etc. डिस्कस करिए ग्रुप में कि जो ये वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर उस टाइम में कौन कौन से इन्वॉल्व होते थे, है ना? जैसे वेपन्स होते थे, हथियार, है ना? और फूड फॉर सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए खाना, और वॉर में जानवर का इस्तेमाल भी होता था, है ना? वो भी हेल्प करते थे वॉर में। और रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। फ्यू डेकेड्स लेटर मोहम्मद बिन तुगलक ruled Delhi and expanded the Delhi Sultanate territories further. कुछ सालों बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर राज किया और सल्तनत का इलाका और बढ़ाया। For the first time since the Mauryan Empire, most of the subcontinent was now under one ruler. मौर्य साम्राज्य के बाद पहली बार लगभग पूरा भारत एक ही राजा के अधीन था। Although this dominance was significant,
it proved to be a short-lived. Muhammad bin Tughlaq had ambitious schemes, but they were often poorly executed. मोहम्मद बिन तुगलक की बड़ी योजनाएं थी, लेकिन वे ठीक से लागू नहीं हो पाईं। One such was moving his capital from Delhi to Daulatabad, then called Devagiri, near present-day Sambhajinagar. Perhaps he thought it would more central location would offer better control of the empire. उसकी एक योजना थी कि वह राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जो उस समय देवागिरी कहलाती थी और आज के संभाजी नगर के पास है, तो वो सोच रहा था कि उसे वहां ले जाएं। शायद उसे लगा कि यह जगह बीच में है, इसलिए राज चलाने में आसानी होगी। द पीपल वर forced to travel over 1000 kilometers, and a few years later, as his plan misfired, he shifted the capital back to Delhi. Both transfers resulted in great loss of life according to some sources. लोगों को जबरदस्ती 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर चलने के लिए मजबूर किया गया और कुछ साल बाद जब उसकी योजना असफल हो गई तो उसने राजधानी को फिर से दिल्ली वापस ले ली। कुछ सोर्सेस के अनुसार इन दोनों बार की जगह बदलने में बहुत सारी जानें गईं। Another instance was the introduction of token currency, where cheap copper coins were declared to be token and have the value of silver or gold coin. एक और उदाहरण था टोकन करेंसी की शुरुआत, जिसमें सस्ते तांबे के सिक्कों को सोने या चांदी जैसे कीमती सिक्के के बराबर माना गया। Although this was a progressive idea, most of our currency today is actually token. At the time, this created confusion in the trade and encouraged people to counterfeit copper coins, all of which caused the economy to decline. यह सोच तो आगे की थी। आज की करेंसी भी ऐसी ही होती है, लेकिन उस समय इससे व्यापार में कंफ्यूजन फैल गया और लोगों ने नकली तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इससे इकोनॉमी में क्या हुआ? डिक्लाइन आ गया। द सुल्तान्स एंड देयर कोर्ट एलीट लिव्ड इन luxurious palaces, enjoying elaborate clothing, jeweled ornaments and fine food. सुल्तान और उनके दरबार के अमीर लोग भव्य महलों में रहते थे, शानदार कपड़े पहनते थे और कीमती गहने और अच्छा खाना खाते थे। This wealth was largely derived from plundered from their military campaigns, taxes levied on common people. उनकी दौलत ज्यादातर लूटपाट और आम लोगों से लिए गए टैक्स से आती थी। And conquered regions and engagement in slave trade as enslaved people provided free labor or were sent away to distant Central Asia to be sold. और जो इलाके जीते गए थे उनसे भी पैसा आता था। साथ ही वे लोग गुलामों के व्यापार में भी शामिल थे, क्योंकि गुलामों से मुफ्त में काम कराया जाता था या उन्हें दूर सेंट्रल एशिया में बेच दिया जाता था। But plunder in turn affected trade networks and agricultural production. लूटपाट का असर व्यापार और खेती पर भी पड़ा। This period also witnessed numerous attacks on sacred or revered images in Buddhist, Jain, and Hindu temples.
Such destruction was motivated not just by plunder but also by iconoclasm. इस समय कई बार बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू टेम्पल्स की जो मूर्ति थी उनको तोड़ा गया। ऐसा सिर्फ लूट के लिए नहीं बल्कि मूर्तियों को नष्ट करने की सोच की वजह से भी किया गया। आपको इस पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे एक वर्ड दिया गया है, चलो उसे रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। Iconoclasm, the rejection or destruction of icons or religious images considered idolatrous. इसका मतलब ये है कि मूर्तियों या धार्मिक चित्रों की पूजा योग्य ना मानकर उन्हें अस्वीकार करना या नष्ट करना। Think about it. Why do we use the term image rather than common term like idol or icon? हम इमेज शब्द का उपयोग क्यों करते हैं बजाय आम शब्दों जैसे आइडल या आइकन? The latter two terms are considered pejorative in the context of Judaism, Christianity, and Islam, whose orthodox sects condemn idolatry or the worship of idols or icons. क्योंकि ये दोनों शब्द जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम धर्म में अपमानजनक माने जाते हैं। इन धर्मों में मूर्ति पूजा को गलत माना जाता है। India's classical text used words like murti, vigraha, pratima, rupa, etc. to designate images, often statues used for worship in temples or homes. In English, image is a neutral term. भारत के पुराने ग्रंथों में पूजा के लिए उपयोग होने वाली मूर्तियों की मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूप जैसे शब्दों से बताया गया है, चाहे वे मंदिर में हो या घर में। इंग्लिश में इमेज शब्द का मतलब होता है एक साधारण सा न्यूट्रल चित्र या मूर्ति। आपको इस पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे एक वर्ड दिया गया है, चलो उसे रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। इनफिडल्स, literally someone who does not share the faith or a given religion. For medieval Christianity, infidels were Muslims or pagans. For medieval Islam, infidels were Christians, or in the context of India, Hindus, Buddhists और Jains। इनफिडल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म को नहीं मानता हो। मेडिवल में क्रिश्चियंस लोग मुसलमानों और पगनों को काफिर मानते थे। इसी तरह मुस्लिम लोग क्रिश्चियंस को भारत में हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स धर्म मानने वालों को काफिर कहते थे। Some of the sultans also imposed the jizya, a tax on non-Muslim subjects to grant them protection and exemption from the military service. कुछ सुल्तानों ने गैर मुसलमानों पर जीजिया नामक का टैक्स लगाया। यह टैक्स उन्हें सुरक्षा देने और सेना में भर्ती से छूट देने के लिए लिया जाता था। In practice, depending on the ruler, this discriminatory tax would be a source of economic burden and public humiliation, and formed a financial and social incentive for subjects to convert to Islam. असल में यह टैक्स लोगों के लिए बोझ और शर्म का कारण बनता था। इस वजह से कुछ लोग इस्लाम धर्म अपनाने लगते थे ताकि उन्हें यह टैक्स ना देना पड़े। At the end of 14th century, Timur, a brutal Turkic Mongol conqueror from Central Asia, invaded northwest India and launched a devastating attack on Delhi, then a thriving city.
14th सेंचुरी के एंड में तैमूर नाम का एक बहुत ही क्रूर तरीक मंगोल योद्धा सेंट्रल एशिया से आया। उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर हमला किया और उस समय की खुशहाल दिल्ली को बुरी तरह तबाह कर दिया। As he wrote in his memoirs, his twofold objective was to wage war with the infidels and to gain something by plundering the wealth of the infidels. तिमूर ने अपनी किताब में लिखा था कि उसके दो मकसद थे, एक काफिरों से लड़ाई करना और दूसरा उनकी दौलत लूटकर फायदा उठाना। Large numbers were killed or enslaved, and the city was left in ruins. Timur soon withdrew from India with huge plunder, leaving chaos behind. बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए या गुलाम बना लिए गए और शहर को बर्बाद कर दिया गया। तैमूर भारी लूट के साथ जल्द ही भारत से चला गया और अपने पीछे तबाही छोड़ गया। In the aftermath, the Lodhis emerged and established the last dynasty of Delhi Sultanate. By then, however, its territory had shrunk considerably in the face of increasing resistance from other states and kingdoms from within India. तिमूर के जाने के बाद लोधी वंश सामने आया और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश बना, लेकिन तब तक भारत के दूसरे राज्यों के बढ़ते विरोध की वजह से सल्तनत का इलाका बहुत छोटा हो गया था। रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत Throughout its rule, the Delhi Sultanate faced resistance from many quarters. While many kingdoms fell into its net, it failed to subdue the Eastern Ganga kingdom. See figure 2.3 of Kalinga, which included present-day Odisha and other part of Bengal and Andhra Pradesh. दिल्ली सल्तनत को अपने राज्य के दौरान कई जगहों से विरोध झेलने पड़ा। कई राज्य इसके अधीन आ गए, लेकिन यह कलिंगा का ईस्टर्न गंगा किंगडम नहीं जीत सके, जिसमें आज का उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा था। One of its ruler in the mid 13th century, Narasimhadeva first, also spelled Narasimhadeva first, was noted for the military strength and cultural brilliance he brought to the kingdom. 13th century के बीच में इस राज्य के एक राजा नरसिम्हा देवा फर्स्ट और उनको नरसिंहा देवा फर्स्ट भी बोला जाता है। उनको उनकी ताकतवर सेना और शानदार संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो उन्होंने अपने राज्य में लाए। Apart from repelling multiple inroads of the Sultanate, he defeated the Delhi Sultanate governor of Bengal. दिल्ली सल्तनत के कई हमलों को रोकने के अलावा उन्होंने बंगाल में सल्तनत के गवर्नर को भी हरा दिया। Partially to commemorate these victories, he built the famed Surya Temple at Konark, present-day उड़ीसा। इन जीतों की याद में उन्होंने कोणार्क, जो आज उड़ीसा में है, मशहूर सूर्य मंदिर बनवाया। Think about it. During the time of Tuglakas, the Musunari Nayaks, Telugu chieftains, railed over 75 more chieftains of the region, formed confederacy that defeated smaller provinces. Formed a confederacy that defeated the Delhi Sultanate forces and expelled Muhammad bin Tughlaq's army from Warangal, present-day Telangana, around 1330 to 1336.
Do you think it would have been an easy task to bring together 75 leaders in those days? तुगलक के समय तेलुगु नेता मुसुनरी नायक ने लगभग 75 नेताओं को मिलाया। इस समूह से मिलकर छोटे राज्यों को हराया और दिल्ली की सेना को वरंगल, आज का तेलंगाना से 1330-1336 के बीच भाग दिया। क्या आपको लगता है कि उस समय 75 नेता को साथ लाना आसान था? We mentioned earlier Alauddin's push to the south attracted by its renowned wealth. हमने पहले बताया था कि अलाउद्दीन साउथ की तरफ इसलिए गया था क्योंकि वह वहां की मशहूर दौलत से आकर्षित हुआ था। At the time, the Hoysalas ruled parts of southern India, Karnataka, and fended off several attacks from the Delhi Sultanate, remaining the only independent kingdom in the south. उस समय सदर्न इंडिया के कुछ हिस्सों, ज्यादातर आज का कर्नाटक पर होशियालस राजा राज करते थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई हमलों को रोक लिया और साउथ को इकलौता आजाद राज्य बना दिया। However, weakened by these attacks and internal conflicts, the Hoysala kingdom declined and in mid 14th century was absorbed into the विजयनगर एम्पायर फर्दर साउथ सी बिलो। लेकिन इन हमलों और आपसी झगड़ों की वजह से होयसला राज्य कमजोर हो गया। 14th सेंचुरी के बीच में यह राज्य और दक्षिण में बने विजयनगर साम्राज्य मिल गया। डोंट मिस आउट द स्कल्पचर इन Figure 2.9 narrates the story behind the Hoysala's emblem. Kannada folklore recounts the story of Sala, a young man who fought a lion to save his guru, giving the dynasty its name, Hoy Strike Sala. फिगर 2.9 की मोटली होयसला राजवंश के चिन्ह की कहानी बताती है। कनाडा की लोक कथा के अनुसार साला नाम का एक युवक अपने गुरु को बचाने के लिए शेर से लड़ा। इसी वजह से इस राजवंश का नाम पड़ा होयस मारो साला। द दिल्ली सल्तनत also faced rebellions from the emergence of several independent regional sultanates. The Bahmani Sultanate, for instance, rose in mid 14th century and controlled much of the Deccan for a while. दिल्ली सल्तनत को उस समय विद्रोह का सामना करना पड़ा क्योंकि कई आजाद सल्तनतें बनने लगी थी, जैसे कि बहमनी सल्तनत जो 14th सेंचुरी के बीच में बनी और कुछ समय तक डेक्कन इलाके पर राज करती रही। Powerful sultanates also emerged in Gujarat, Bengal, and other regions, leading to a complex interplay of alliances and frequently wars. और कई जगहों पर ताकतवर सल्तनतें बनती गई, जिससे आपस में दोस्ती और लड़ाई दोनों होती रही। Parts of Rajasthan also remained beyond the reach of the Delhi Sultanate in 15th century. It faced stiff resistance from Rana Kumbha, the ruler of the Mewar kingdom, who also successfully repelled invasion from these later sultanates. राजस्थान का कुछ हिस्सा दिल्ली सल्तनत के कब्जे में नहीं आ सका। 15th सेंचुरी में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने दिल्ली सल्तनत को जोरदार टक्कर दी और बाद की सल्तनतों के हमलों को भी रोक दिया। A title often used for राजपूत किंग्स, राजपूत राजाओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक नाम।
Don't miss out. Kumbhalgarh Fort Figure 2.10 was built by Rana Kumbha in the 15th century in the Aravalli Hills and served as the stronghold for the ruler of Mewar, a prominent Rajput kingdom in the central and southern part of today Rajasthan. Kumbhalgarh Fort राणा कुंभा ने 15th सेंचुरी में अरावली हिल्स में बनवाया था। यह किला मेवाड़ के राजाओं का मजबूत किला था, जो आज के राजस्थान के मध्य और दक्षिण हिस्से में था। Surrounded by forest and steep slopes, it is famous for its massive 36-kilometer long wall, one of the longest continuous wall in the world. यह किला जंगलों की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अपनी 36 किलोमीटर लंबी दीवार के लिए मशहूर है, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक है। Let's explore. Why do you think such locations were chosen for many of the medieval forts? Discuss pros and cons. आपको क्या लगता है कि पुराने समय में किले पहाड़ों और ऊंचे इलाकों में क्यों बनाए जाते थे? इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? तो यहाँ पे पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।